नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की, और मैं आज अपने प्रोग्राम की शुरुआत कर रहा हूं 3 बड़े चेहरे से। जी हाँ, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह। जी हाँ, चेहरे मैंने नाम लिए, आपको याद हो गया होगा कि आखिरकार क्या स्थिति हुई थी बीते साल चुनाव के दौरान। वसुंधरा राजे बीजेपी, वसुंधरा राजे राजस्थान से चुनाव हार गई थी, सत्ता उन्हें गंवानी पड़ी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। इन 3 बड़े चेहरों को और 3 बड़े राज्यों में अपनी सत्ता गंवानी पड़ी, और गलती केवल इन्हीं 3 बड़े चेहरों की थी। अगर जनता के लिए अपने अपने राज्यों में काम किया होता, अगर जनता के लिए सरकार ने कह सकते हैं कि जनता के लिए अगर शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह और वसुंधरा राजे ने काम किया होता तो शायद आज स्थिति कुछ और होती। खैर, अब वक्त आगे बढ़ने का। लेकिन सबसे बड़ी बात तो चुनाव हारने के बाद शिवराज, रमन और वसुंधरा राजे दिल्ली की राह पर, क्या प्रदेश में इनका दखल काम कर पाएगा? क्योंकि अब जिस तरह से चुनाव तो ये हार गए, लेकिन अब इन्हें एक बड़े चेहरे के रूप में उतारा गया है और प्रचार प्रसार के लिए। तो ऐसे में क्या कमाल ये कर पाएंगे, मैं रिपोर्ट्स की तरफ रुख करता हूँ। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले साल दिसंबर में प्रदेश में हार के बाद अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, टाइगर अभी जिंदा है। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की मूवी के तर्ज पर शिवराज सिंह चौहान ने यह फिल्मी डायलॉग खूब उनका चर्चा में रहा। उनके बयान का मतलब यही निकाला गया कि कम अंतर से कांग्रेस से पिछड़ जाने के बाद भी अभी वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच यह संदेश देना चाहते हैं कि पार्टी में उनकी पकड़ कम नहीं। सत्ता से बेदखल हुए तो क्या फिर से वापसी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। शिवराज ने मध्य प्रदेश में रहने और वहीं मरने की बात भी की थी। उन्होंने कहा था, मैं मध्य प्रदेश में ही रहूंगा और यहीं पर मरूंगा। अपने इन बयानों से मध्य प्रदेश की सत्ता हाथ से फिसल जाने के बाद भी वे अपने प्रासंगिकता को प्रदेश के भीतर बनाए रखना चाहते हैं। बेशक पार्टी में प्रदेश के भीतर आज भी उनकी लोकप्रियता और कद के मुकाबले कोई दूसरा नेता नहीं है, लेकिन लगता है कि अब जिंदा टाइगर को मध्य प्रदेश की राजनीति से उठकर केंद्र की राजनीति में लाने का पार्टी ने फैसला कर लिया। शिवराज सिंह चौहान को पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर केंद्रीय टीम में शामिल कर लिया, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की बातों से लग रहा है कि वो दिल्ली आने के बजाय प्रदेश की राजनीति में ही ज्यादा खुश और संतुष्ट है। शिवराज सिंह चौहान मौजूदा वक्त में सीहोर जिले की परंपरागत बुधनी सीट से विधायक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले साल, माफ कीजिएगा, रिपोर्ट्स के मुताबिक लोकसभा चुनाव में इन्हें पार्टी की तरफ से मैदान में उतारा जा सकता है। अपनी परंपरागत सीट रही विदिशा से शिवराज लोकसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। विदिशा की मौजूदा सांसद सुषमा स्वराज ने पहले ही लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया, यानी कि अपनी परंपरागत सीट रही विदिशा से शिवराज लोकसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं, और विदिशा की मौजूदा सांसद सुषमा ने पहले ही लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला कर दिया था। तो ऐसे में क्या ये चीजें पहले से प्लान की जा रही थी? जिस तरह से सुषमा स्वराज को विदिशा से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का जो है कदम उठाया गया, तो वहीं शिवराज सिंह चौहान विदिशा से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मध्य प्रदेश में पार्टी ने गोपाल भार्गव को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाकर नए नेतृत्व को सामने लाने की कोशिश भी शुरू कर दी। भार्गव 1985 से लगातार 8 बार विधायक रहे, लेकिन जबकि प्रदेश में सरकार नहीं है तो विपक्ष में रहने के बजाय केंद्रीय टीम में शिवराज को लाना उन्हें प्रदेश की राजनीति से अलग रखने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री रहने के पहले भी शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के महासचिव पद पर तैनात थे। शिवराज सिंह चौहान के अलावा छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और वसुंधरा राजे की पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। गौरतलब है कि पिछले साल के आखिर में हुए विधानसभा चुनाव में तीनों ही राज्यों में बीजेपी की हार हुई थी, लेकिन ये तीनों ही नेता मौजूदा वक्त में अपने अपने राज्यों से विधायक हैं। ऐसे में अपने अपने राज्यों की विधानसभा में इनकी सक्रियता देखी जा सकती है, लेकिन पार्टी ने इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में लाकर प्रदेश के भीतर इनकी सक्रियता को कम करने का संकेत दिया। शिवराज के बात रमन सिंह की करें तो रमन सिंह छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव से सीट से विधायक है, लेकिन उन्हें भी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा जा सकता है। मौजूदा वक्त में उनके बेटा अभिषेक सिंह गृह जिले राजनांदगांव से ही सांसद है, लेकिन इस बार पार्टी आलाकमान रमन सिंह को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कह सकता है।
छत्तीसगढ़ में रमन सिंह और बृजमोहन अग्रवाल जैसे नेताओं को दरकिनार कर धर्मपाल कौशिक को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। कौशिक छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष भी है। इसके पहले वो छत्तीसगढ़ की विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके। अब राज्य में रमन सिंह के 15 साल के शासन का अंत होने के बाद पार्टी चाहती है कि उनकी जगह नए चेहरे को राज्य के सामने लाकर लोकसभा चुनाव से पहले संभावित नुकसान से बचा जा सके। चुनाव परिणाम आने के 1 महीने बाद भी राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं हो पाया, लेकिन पार्टी ने वसुंधरा राजे के बजाय किसी और को यह जिम्मेदारी देने के संकेत दिए। उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर उनकी जगह किसी दूसरे विधायक को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है। संभव है कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी आलाकमान अपनी पसंद का प्रदेश अध्यक्ष भी बना दे, यानी पार्टी आलाकमान लोकसभा चुनाव में वसुंधरा की बजाय कमान अपने हाथों में लेने की पूरी तैयारी में है। यानी कि वसुंधरा राजे की छुट्टी कर सकती है और छुट्टी हो सकती है, वसुंधरा राजे की जगह वो कमान अपने हाथ में ले सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वसुंधरा राजे को लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारा जा सकता है। राजस्थान की झालवाड़ सीट से वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह सांसद है। ऐसे में पार्टी आलाकमान की तरफ से बेटे की जगह वसुंधरा राजे को लोकसभा चुनाव में टिकट दिया जा सकता है, या फिर हो सकता है उन्हें धौलपुर से भी पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया जाए। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष को लेकर पार्टी के भीतर बहुत खींचतान देखने को मिली थी। उस वक्त वसुंधरा राजे ने पार्टी आलाकमान की बात को दरकिनार कर दिया था, लेकिन अब चुनाव हारने के बाद शायद इस बारे में राजे अपनी मनमानी नहीं कर सकेंगी। इस बार राजे की मनमानी नहीं चलेगी। जो पार्टी आलाकमान फैसला लेगी वही फैसला वसुंधरा राजे को करना पड़ेगा। क्या रमन सिंह, शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे, ये 3 जो बड़े चेहरे, ये कुछ कमाल कर पाएंगे लोकसभा चुनाव में? क्या जो पार्टी आलाकमान फैसला ले रही है, लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बड़े बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अलग कदम उठाए जा रहे हैं, तो क्या इस अलग कदम से बीजेपी को फायदा होगा? वैसे लोकसभा चुनाव अब की बार बीजेपी के लिए बहुत बड़ा मुश्किलों वाला है। इस लोकसभा चुनाव में अब की बार बीजेपी को हार का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि हालात बीजेपी के लिए अनुकूल नहीं, क्योंकि अब की बार बीजेपी के लिए स्थितियां बहुत ज्यादा गड़बड़ाई हुई हैं। देश की जनता आज मोदी सरकार से उतना खुश नहीं है जितना 2014 में थी। आज साधु संत भी मोदी सरकार से खुश नहीं है। तो ऐसे में देखा जाए तो मोदी सरकार को सत्ता में वापसी के लिए दोबारा से मेहनत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब मोदी सरकार को वायदा पूरा करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो वायदा 2014 में किया गया था बेरोजगारों से, युवाओं से और साधु संतों से, और अगर वायदा सरकार पूरा करती है तो जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ही सत्ता हासिल होगी, बीजेपी ही चुनाव जीतेगी। और अगर वायदा पूरा नहीं होता तो बीजेपी का नीचे गिरना संभावित सी बात है। तो ऐसे में देखते हैं कि आखिरकार क्या मोदी सरकार बेरोजगार और युवाओं की भी सुनेगी? क्या बेरोजगार और युवा मोदी सरकार के साथ जाते हैं, या फिर वो मोदी सरकार से नाता तोड़ लेते हैं? बीते साल 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव, उस दौरान देखने को मिला कि 3 राज्यों में किसानों ने और युवाओं और बेरोजगारों ने मोदी सरकार से नाता तोड़ लिया था। जब इस बात की जानकारी मोदी सरकार को हुई तो उन्होंने किसानों के लिए तो कदम उठाए, लेकिन युवाओं और बेरोजगारों के लिए कदम नहीं उठाया। युवाओं और बेरोजगारों के लिए कदम ना उठाकर मोदी सरकार कहीं ना कहीं गलती कर रही है। युवाओं और बेरोजगारों के लिए अगर सरकार अच्छा कदम नहीं उठाती तो वो वक्त दूर नहीं कि युवा और बेरोजगार ही मोदी सरकार को बड़ा झटका देंगे। युवा देश की सबसे बड़ी ताकत होती है, और अगर युवाओं को दरकिनार किया जाता है तो युवा और बेरोजगार भी मोदी सरकार को दरकिनार कर देंगे। क्योंकि देखा जाए तो साधु संत तो वैसे ही मोदी सरकार से नाराज है। अब ऐसे में युवा और बेरोजगार भी अगर मोदी सरकार से नाराज हो जाते हैं, व्यापारी वर्ग के लोग भी मोदी सरकार से नाराज हो जाते हैं, तो ऐसे में मोदी सरकार का लोकसभा चुनाव में जीत पाना आसान नहीं होगा। राह अब की बार बहुत मुश्किल है। अब की बार चुनाव जीत पाना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन इस चुनाव को जीतने के लिए और क्या तिकड़म मोदी सरकार लगाती है ये तो वक्त बताएगा। तो जिस तरह से स्थितियां बनी हुई हैं, बहुत मामला कहीं ना कहीं फंसा हुआ है बीजेपी और कांग्रेस में। ये कह पाना आसान नहीं होगा कि जीत किसकी होगी, क्योंकि दोनों तरफ से तैयारियां जोरों शोरों से हैं और दोनों तरफ से पुरजोर तरीके की रणनीतियां बना रही है। अब देखते हैं कि किसकी रणनीति में कितना दम है और किसकी रणनीति कामगार साबित होती है, किसकी रणनीति उसे सत्ता में वापसी दिलाती है। ये तो वक्त बताएगा, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा।
तो देखते हैं कि आखिरकार स्थिति क्या रहती है, राजनीति किस करवट लेती है, राजनीति का क्या रूप होता है, जनता किसके साथ जाती है, किसके साथ नहीं जाती, किसान किसके साथ जाते हैं, किसके साथ नहीं जाते। ये सारी चीजें जो है आने वाले वक्त में पता चलेंगी, ये सारी चीजें आने वाले समय में पता चलेंगी। तो ध्यान रखिए कि लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति रहती है, हम आपको जानकारी देते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।